मुझे अपनी देवरानी से बहुत जलन महसूस होती थी क्योंकि वो शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मैं तो बांझ थी। अब तो सास मुझे हर वक्त ताने देती और कहती जल्दी मुझे डिवोर्स दिलवाएगी। मैं बहुत डर गई थी, मगर मैं उस वक्त बहुत हैरान होती जब हर रात मेरे पैरों पर गिरकर मेरी देवरानी कहती, देख लेना जिस दिन बच्चे को जन्म दूंगी उसी दिन मुझे सब घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैं बड़ी हैरान होती कि ये ऐसा क्यों कहती है। जिस दिन डिलीवरी का वक्त हुआ, देवरानी मुझे अपने साथ अंदर ले गई और चुपके से बोली, इस बच्चे को लेकर भाग जाओ, वैसे भी तुम बांझ हो। मैं बहुत खुश थी और फ़ौरन बच्ची को लेकर भाग गई। जैसे ही दूध पिलाने के लिए मैंने उस बच्ची से कपड़ा हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का बड़ा। जिंदगी फूलों से सजी नहीं होती, हर इंसान का इम्तिहान होता है, मगर ना जाने मेरे हिस्से में इतने इम्तिहान को क्यों आए थे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, मैं अपने ससुराल वालों पर राज करूंगी। ये खुशी भी मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हर देखने वाला मुझे सराहता था, मगर शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ बदलाव आया था, जिससे कोई खुशी नहीं मिली। मेरी खूबसूरती से मेरी ननद बहुत जलती थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था, जब मैं सुबह नहाकर कमरे से बाहर निकली ताकि अपने और अपने पति के लिए नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे ना होने पर मेरी ननद मेरे कमरे में घुस जाएगी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में आ गई तो उसने मेरा सामान उलट पुलट किया हुआ था। मैं हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह गई थी। मैं बोली, नताशा ये सब क्या है? उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं आई थी। वो जलकर बोली, भाभी मैं वो क्रीम ढूंढ रही हूँ जिसको लगा लगा कर आपका रंग इतना सफ़ेद हुआ है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, नताशा ये तो मुझसे भी पूछ सकती थी, यूँ मेरे कमरे की तलाशी लेने की क्या ज़रूरत थी? ये क्या बचपना है? मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मेरा रंग ऐसा ही है। नताशा मुझे घूरकर कमरे से बाहर निकल गई थी। जब मेरे पति सौरभ कमरे में आए तो मैंने उसे उसकी बहन की शिकायत की। वो कहने लगा, ये सब बातें मत सोचो, मेरी बहन बड़ी ज़िद्दी है, उसके दिल में जो आता है वो ही करती है। सौरभ कहने लगा, जिया एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो कभी भूलकर भी मेरी बहन के साथ बदतमीजी मत करना। मेरे पति की बात ने मेरे पैर बांध दिए थे। खैर अगले दिन मेरी नंद के मेरे सारे काले सूट ले लिए थे और कहने लगी, भाभी आप इस घर में ये रंग नहीं पहन सकती। मैं हैरान हुई और बोली, क्यों, इसकी क्या वजह है? नताशा कहने लगी, क्योंकि आप काले रंग में बहुत सुंदर लगती हैं, आपके सामने मेरा रंग काली स्याही लगता है। मैं तो उस लड़की की बातें सुनकर परेशान हो जाती थी, ना जाने वो मेरा और अपना मुकाबला क्यों करती थी। मैंने उसकी शिकायत फिर से अपने पति को कर दी और मेरे पति ने बड़े आराम से कह दिया था कि जैसा नताशा कहती है वैसा ही करो। मेरे दिल में ये सवाल पैदा होता कि मुझे ये तो बताइए कि मेरी शादी आपसे हुई है या आपकी नताशा से, मगर मैं ये सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यूँ ही मेरी शादी को 2 महीने बीत गए थे। इन 2 महीनों में मेरे पति ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। वो मुझे अपनी नौकरानी समझते थे, मुझे अपने कामों का हुक्म देते जो कि मैं चुपचाप कर दिया करती थी। मैं अक्सर सोचती, क्या शादी ऐसी होती है जिसमें 2 अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं? ज़रूरत के चलते वो काम भी आते हैं, मगर फिर भी वो सारी ज़िंदगी अजनबी रहते हैं। और 2 महीने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक और परेशानी ने सर उठा लिया था। वो ये कि मेरी सास ने मुझसे पूछा, बहू कोई खुशखबरी है? मैं उनकी बात पर बोली, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं है। इतनी जल्दी खुशखबरी की क्या ज़रूरत है? मेरी सास नीता हंसकर बोली, लो तुमने भी खूब कहा। तुम्हें पता है मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते में गर्भ से हो गई थी और तुम तो 2 महीने बिताने के बाद भी सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो। मेरी सास की बात ने मेरा दिल दुखा दिया था। क्या ये सही बात थी? उन्हें भगवान से डर भी नहीं आया? मैंने सर झटक दिया था। अब मेरी सास और ननद उठते बैठते मुझे ताना देती थी। यूं ही देखते देखते वक्त रेत की तरह हाथों से निकल गया। 1 साल हो गया था।
मगर मैं अभी तक अपने पति को कोई खुशखबरी नहीं दे सकी थी। सच तो ये था कि मेरे पति ने कभी मुझसे बच्चे के लिए बात भी नहीं की थी। ऐसा लगता था कि उन्हें मेरे जिस्म में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं बच्चा दे सकी तो भी ठीक है, और अगर ना दे सकी तो इसका हल तो मेरी सास ने पहले ही निकाल के रखा हुआ था। वो कहने लगी थी कि मुझे तुम्हें कुछ दिन बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैंने एक दिन रोते हुए पति से सास की शिकायत की थी। उन्होंने ये कहा मुझसे कि वो मुझे तलाक दिलवा देंगे। सौरभ कहने लगा, मेरी मम्मी के कहने पर तुमसे शादी की थी, अगर वो कहेंगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी। बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। खैर, मेरी सास आजकल बहुत बिजी सी ही रहने लगी थी। वो मेरे देवर गौरव के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, मगर इन हालात में भी वो उठते बैठते मुझ पर तानों की बरसात करती थी। अक्सर कहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने गौरव की पत्नी कहीं जिया जैसी बांझ लड़की ढूंढ लूं। मैं ये बातें सुनकर सोचती, क्या मैं सच में बांझ हूँ? बच्चे में देर भगवान की तरफ से है। मैंने सोचा कि अपना इलाज डॉक्टर से करवा कर देखती हूँ, शायद भगवान मुझे खुशी दे दे। मैंने अपने पति सौरभ से कहा कि आप मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले चलें। मेरा पति मुझे देखकर बोला, जिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवाता फिरूं। मैंने ये सुना है कि जो औरत बांझ होती हैं अपना जितना मर्जी इलाज करवा लें, वो बच्चा पैदा करने में के काबिल नहीं हो सकती। मैं तो रोने लगी थी। ये बातें मुझे दिमागी तौर पर बीमार कर रही थीं। उन दिनों मेरी सास को गौरव के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी। मैंने सोचा कि क्या पता कि देवरानी के आने के बाद मेरे हालात बदल जाएं, इसलिए मैंने इस शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। घर के सारे काम मैंने अपने हाथों में ले लिए थे। और फिर एक दिन में रिया मेरी देवरानी बनकर हमारे घर आ गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चलो हम दोनों की खूब दोस्ती हो जाएगी, मगर ये मेरी गलतफहमी ही साबित हुई थी, क्योंकि रिया बहुत पढ़ी लिखी थी। वो तो अपने काम से काम ही रखती थी, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। मैं ही बहाने बहाने से उसका दिल जीतने की कोशिश करती थी, मगर वो कोई ख़ास जवाब ही नहीं देती। असल में रिया अपने लिए जगह ढूंढ रही थी। मेरी ननद नताशा भी रिया के साथ बहुत अच्छी थी। उसने रिया पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई थी कि आप ये रंग नहीं पहनेंगी या वो रंग नहीं पहनेंगी। रिया की शादी को अभी 4 हफ्ते ही हुए थे कि उसका जी मितलाने लगा था, और ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिया प्रेग्नेंट हो। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी जाएगी। एक दिन रिया चकरा कर गिर गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है, और ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। उस दिन के बाद तो मेरी सास को मुझे कोसने के लिए बहाना मिल गया था। वो उठते बैठते मुझे बांझपन के ताना दिया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी जवान नंद भी मुझे ताने देने से पीछे नहीं थी। मैं तो हैरान होती थी कि वो कैसी लड़की है जिसे इस बात से भी डर नहीं लगता कि मेरे बड़े बोल मेरे आगे ही ना आ जाएं। रात मुझे हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा अंदर से रो रहा था। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आ गई थी। ये पहली बार हुआ था, इससे पहले तो कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी। मैं बोली, क्या बात है रिया, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो रोते हुए बोली, मैं आपको दीदी कह सकती हूँ क्या? मैंने इस बात पर सर हिला दिया और बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम मुझे बिल्कुल दीदी कह सकती हो। रिया कहने लगी, दीदी मैं देख रही हूँ घर में जब से ये पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से आपकी ज़िंदगी तंग कर दी गई है। मैं खुद को आपका दोषी समझने लगी हूँ। मैं बोली, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? बच्चे तो भगवान की देन है। भगवान जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं चलती ना। तुम दिल में बिल्कुल भी ख्याल मत लाना कि तुम मेरी मुजरिम हो। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, दीदी आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग अभी मेरे प्रेग्नेंट होने पर खुश हो रहे हैं ना, जिस दिन मैं बच्चा दे दूंगी यही लोग मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई और बोली, बुरी बात है, भगवान ना करे कभी तुम पर ऐसा दिन आए, भगवान सब अच्छा करेंगे। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई।
थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे में सौरभ आ गए थे। वो बहुत बेचैन लग रहे थे, कमरे में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। इससे पहले मैंने कभी उन्हें इतने परेशानी में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों, पर उन्हें कोई शब्द न मिल रहा हो। मैं खुद ही आगे बढ़कर बोली, क्या बात है सौरभ, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली थी। वो बोले, हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। ये गौरव की पत्नी अभी तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैं बोली, बस वैसे ही मुझसे बातें कर रही थी। सौरभ जल्दी से मेरे पास बैठ गए और बोले, अच्छा, क्या बातें कर रही थी? मैंने आज तक उन्हें किसी में इस तरह दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा था। मैं बोली, बस कुछ नहीं। वो फिर से बोले, मुझे एक एक बात बताओ, तुम दोनों में क्या बातें हुई थी? मुझे अब सौरभ पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझसे तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। मैं बोली, बस वो अपने प्रेग्नेंट के बारे में बात कर रही थी। सौरभ का चेहरा पीला पड़ गया था। वो बोले, कैसी बातें? मतलब प्रेग्नेंट की क्या बातें कर रही थी? वो सवाल से सवाल करते जा रहे थे। मैं चिढ़कर बोली, हम औरतों की बात है, आप मर्द इससे दूर रहें। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई थी। मेरे लिए सौरभ का ये व्यवहार बड़ा अजीब था। मुझे तो रिया की बातें भी अजीब लगी थी, लेकिन दोनों ही अपनी बातों के पीछे छुपे राज से मुझे आगाह कर रहे थे। उधर मेरी सास तो रिया की तारीफ़ किए जा रही थी, जबकि गौरव भी बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के फल लाता था और ये सब देखकर मेरे दिल में चाहत रह जाती थी। अक्सर ये ख्याल भी आता कि भगवान, यहाँ किस चीज़ की कमी है? अगर वो मेरी देवरानी को बच्चा दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी, जबकि सौरभ नाश्ते के लिए किचन में आ गए थे। वो बोले, क्या सोच रही हो? मैं बोली, मैं सोच रही थी कि मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊं खुद से। इस बार आपको नहीं कहूँगी कि आप मुझे साथ ले चलें। मेरी बात सुनकर सौरभ हंसकर बोले, जिया, तुम अब भी नहीं समझ पाई। रिया के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद तो तुम्हें अपने बांझपन का यकीन हो जाना चाहिए था। तुम न जाने अब तक किस गलतफहमी में बैठी हुई हो। मैं ये सब बातें सुनकर दंग रह गई थी। पहले तो बहुत रोया करती थी, मगर अब तो रोना भी नहीं आता था। सौरभ नाश्ता करके चले गए थे तो थोड़ी देर बाद रिया किचन में आ गई। वो बोली, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वो मेरी बहुत इज्जत करने लगी थी। जब से पता चला था कि रिया प्रेग्नेंट है, तब से मेरी सास उसे काम नहीं करने देती थी, यहाँ तक कि नाश्ता भी खुद बनाकर दिया करती थी। वो नाश्ता करने लगी और बोली, दीदी, आपके घर वाले कहाँ हैं? वो आपसे कभी मिलने क्यों नहीं आते? रिया की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भीग गईं। मैं बोली, रिया, मैं जब छोटी सी थी तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। बहन भाई तो मेरा कोई था ही नहीं। अब मेरी शादी हुई और कुछ दिन बाद ही पता चला कि अब मम्मी भी चल बसी। मेरा कोई मायका नहीं। मुझे पता है कि मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद भी इसलिए किया था क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब देखो ये लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो मुझे ये दिन न देखने पड़ते। रिया मेरी बातें सुनकर बहुत उदास हो गई थी। मैं बोली, रिया, भगवान का शुक्र है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना तुम्हें भी यही सब झेलना पड़ता जिनसे मैं गुजरी हूँ। रिया की आंखों में बड़ी उदासी छा गई थी। वो बोली, क्या हुआ अगर अभी मुझे वो दुख सहना नहीं पड़ता जिससे आप गुजर रही हैं? मैं जब बच्चे को जन्म दूंगी तब आप देखना मेरे साथ ये लोग क्या सलूक करते हैं। मैं बोली, रिया, मुझे बताओ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे तो लगता है कि बच्चे देने के बाद तुम इस घर की लाडली बहू बन जाओगी। वो हंसकर बोली, आपको कोई बुरा सपना आया है? इतना कहकर वो चली गई थी। रात हुई तो वो फिर से मेरे कमरे में आ गई। हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगती रही और रोती रही। मुझे नहीं पता कि वो ये सब क्यों करती थी, मगर यूं ही वक्त बीतता गया और उसका पेट फूलने लगा था। उसकी डिलीवरी के दिन जो पास आते जा रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन सुबह से ही उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। तब मेरी देवरानी अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली थी। उसकी तकलीफ़ से भरी आहों की आवाज़ सुनकर बाहर तक सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी सच की बात से गुजर रही है। मेरी सास तो तड़प उठी थी, दरवाज़ा बजाने लगी थी कि बहू, दरवाज़ा खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चले। पर रिया बोली, नहीं मम्मी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूँगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी सास तड़प उठी थी। कहने लगी, ये कैसा बचपना और ज़िद है। ऐसा ना हो कि हम अपने वारिस को खो दें।
फिर मेरी सास बोली, अच्छा चलो मैं किसी दाई को बुला देती हूँ। तब भी रिया ने मना कर दिया। वो बोली, आप बस जिया दीदी को मेरे पास भेज दो। मैं बड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ समझ बूझ नहीं थी। मैं किस तरह रिया की मदद कर सकती थी। मेरी सास ने मुझे ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया। मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए। रिया कंबल में बच्चे को लिए बैठी थी, रो रही थी और मुझसे कहने लगी, दीदी आप इस बच्चे को लेकर भाग जाओ। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी, तुम पागल हो गई हो क्या? फिर वो मुझसे विनती करने लगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पर ये बताओ मेरा तो कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? रिया ने मुझे एक पता लिख कर दिया और मैं पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई थी। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा और उसके बच्चे को बड़ी होशियारी से लेकर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वो पता भी आ गया जहाँ मुझे पहुँचना था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला था। वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और बोले, आप तो रिया की जेठानी है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो बोले, आइए आइए। वो मुझे अपने साथ अंदर अपने घर में ले गए थे। वहाँ रिया की मम्मी और बहन भाई सब वहीं थे और उसकी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आपकी गोद में क्या है? तो मैं बोली, रिया का बच्चा है, उसने आज ही इसे जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर रिया के मम्मी पापा और भाई बहन बहुत खुश हो गए थे और उसकी मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह से कंबल हटाया। ये देखकर हम सब दंग रह गए थे कि वहाँ बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का बड़ा। हम सब लोग हैरान रह गए थे। सब लोग मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे थे और रिया की मम्मी बोली, बेटा तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं रोने लगी थी। मैं बोली, नहीं आंटी, मैंने आपको कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि ऐसा मजाक तो मेरे साथ रिया ने किया है। आंटी जी, रिया कहने लगी कि आप तो वैसे भी बांझ हैं, फिर आप ऐसा करें कि मेरा बच्चा लेकर इस घर से भाग जाएं, मगर देखिए यहाँ तो बच्चा है ही नहीं। तब रिया की बहन आगे बढ़ी और बोली, रिया आपके साथ मजाक नहीं कर सकती, ज़रूर कोई ना कोई राज की बात है, इस कंबल में छिपी है। इस कंबल में बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? आपके पति के नाम की डॉक्टर रिपोर्ट तो है ना? मैं मायूस हो गई थी। मैं बोली, मुझे सौरभ की डॉक्टर रिपोर्ट का क्या करना है? तब रिया की बहन ने वो फाइल मुझसे पकड़ ली। वो अब उस फाइल को पढ़ रही थी। वो एकदम से चौंक गई थी। कहने लगी, ये देखो दीदी, मैंने कहा था ना कि रिया आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। असल मजाक तो आपके साथ आपके पति और आपकी सास ने किया। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका पति सौरभ कभी बाप नहीं बन सकता। दीदी, बांझ आप नहीं, आपका पति है। मैं ये बात सुनकर तंग रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अगर उन्हें ये सब पता था तो फिर वो मुझ पर जुल्म क्यों ढाते थे? सौरभ की रिपोर्ट के नीचे ही गौरव की रिपोर्ट भी थी। उसमें भी यही लिखा था कि गौरव भी बांझ है। तब सब लोग चौंक गए थे और रिया की बहन बोली, दीदी, रिया ने आपके हालात देखकर झूठ मूठ का ड्रामा किया होगा कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा ना करती तो घर में सब उनसे भी नफरत करने लगते। रिया ने ड्रामा किया तो उसकी सास को लगा होगा कि शायद चमत्कार हो गया और मेरे बेटे की खामी दूर हो गई, जबकि वो तो उन लोगों के साथ रहकर उनका राज पता करना चाहती थी। असल राज तो यह है कि वो दोनों भाई बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं हैं। तो अब मुझे समझ में आया कि रिया क्यों कहती थी कि इन लोगों ने मुझसे बच्चा छीनकर मुझे घर से निकाल देना है। रिया के मम्मी पापा बोले, हम अपनी बेटी को उन कमीनों के घर से वापस लेने जा रहे हैं। मैं बोली, अंकल जी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। वो राज़ी हो गए थे। हम सब जब मेरे ससुराल पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए थे कि मेरी सास और नंद बुरी तरह से रिया को पीट रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ झूठ बोलो। अंकल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि मेरी बेटी की ससुराल वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं। सौरभ भी अपने कमरे में बाहर आ गया तो मैं आगे बढ़ी और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था और थूक कर बोली, मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। तुम मुझे भरोसे से लेकर अपनी कमी बता सकते थे, मैं तब भी तुम्हारा साथ देती। हम बच्चा गोद ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम लोगों ने मुझे बांझ बना दिया था। मुझे फ़ौरन तलाक दो। सौरभ ने तो मुझे तलाक दे दिया, मगर गौरव बोला कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा, मैं उसे इस धोखे का मज़ा चखाऊंगा।
जिसमें उसने मुझे पिछले 9 महीने में से रखा हुआ था। इतने में पुलिस आ गई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर जुल्म करने में के लिए गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रिया के मम्मी पापा मुझे अपने साथ ले गए थे। वो कहने लगे कि आज से तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी। रिया ने अपने पति पर तलाक का मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसे भी अब तलाक मिल गया था और यूँ हम दोनों लड़कियों की ज़िंदगियाँ रिया की समझदारी की वजह से बच गई थी और आज हम बहुत खुश हैं। अंकल ने हमारी शादी करा दी और हम पर अब 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।